एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीसीसी निकेतन पे। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है उसके बारे में पिछला क्लास में हम चर्चा कर चुके थे और इसी के क्रम में हम आज अगला नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। पीछे जैसा कि हम समझ चुके थे ये ऑस्ट्रेलिया का स्थितिज कहाँ है, ओशिनिया महाद्वीप का स्थितिज कहाँ है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में अवस्थित है और इसके चारों तरफ जल क्षेत्र का नाम देख लिए थे। उसके बाद इसके अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, मेलानेशिया हो गया और पॉलिनेशिया हो गया। तो इसके बारे में हम बात कर चुके थे। उसके साथ ही साथ हम ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर चुके थे और इसी के क्रम में हम आज आगे बढ़ते हुए इसके बारे में और कुछ जानकारियां कलेक्ट करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ तक बात कर चुके थे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जैसे ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रेणी के बारे में बात कर चुके थे और पर्वत श्रेणी में हम देख चुके थे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देख चुके थे, माउंट क्योत्स्को देख चुके थे। उसके बाद और भी पर्वत श्रेणी कुछ हम देख चुके थे जैसे स्टुअर्ट है, फिर मैकडोनाल्ड है, ग्रे पर्वत श्रेणी है, तो ये सब हम देख चुके थे। और उसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के जलीय क्षेत्र भी हम देख चुके थे। जलीय क्षेत्र में जैसे हो गया तस्मान सागर, कोरल सागर, उसके बाद अराफुरा सागर, तिमोर सागर, सब के बारे में हम बात कर चुके थे और इसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। और मरुस्थल भी देख चुके थे। मरुस्थल में कौन कौन सा मरुस्थल देखे थे? ग्रेट गिब्सन मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल और सिप्सन मरुस्थल, ठीक है। तो ये सब हम बात कर चुके थे, गिब्सन, सिप्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ये सब बात कर चुके थे। और आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया का भौतिक मानचित्र के बारे में। भौतिक मानचित्र में जैसे हम पर्वत के बारे में तो बात कर चुके थे और इसे भौतिक रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे भारत को डिवाइड किया गया है ना, उत्तर का हिमालय क्षेत्र है, फिर गंगा का मैदानी, फिर उत्तर का मैदानी क्षेत्र हो गया जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान आ जाएगा। उसके बाद मध्य भारत का पठारी क्षेत्र हो जाएगा जिसमें दक्कन का पठार आ जाएगा, पूर्वी भारत का पठार आ जाएगा, मध्य भारत का पठार आ जाएगा, है ना। और फिर तटीय क्षेत्र हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का भी क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे। उसी प्रकार से इसका भी भौतिक विभाजन है और भौतिक विभाजन में ये 3 पार्ट में मुख्य रूप से इसको बांट करके देखा जाता है ना। 3 पार्ट में क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3 पार्ट में सबसे पहले ये कौन सा डायरेक्शन देखेंगे तो क्या है? पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिम का पठारी क्षेत्र है ना, पश्चिमी का पठारी क्षेत्र हो जाएगा इधर। और पश्चिमी का पठारी क्षेत्र कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ देखिए डिजर्ट है ना, ग्रेट सैंडी गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और यहाँ सिप्सन मरुस्थल। तो इतना हम ये मरुस्थल है और मरुस्थल के पश्चिम वाला क्षेत्र जो है ये पठारी संरचना है। इसकी भू आकृति भी मरुस्थल के तरह दिखाई देती है और मरुस्थल की तरह दिखाई देती है। तो यहाँ पुराना शैल से निर्मित कुछ चट्टानी संरचना होगा, है ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मध्य निम्न भूमि में क्या आ जाएगा? तो मध्य निम्न भूमि में ये क्षेत्र आ जाएगा। मध्य निम्न भूमि के तहत ये क्षेत्र आ जाएगा और मध्य निम्न भूमि में जो है ग्रेट सैंडी मरुस्थल हो जाएगा, गिब्सन और सिप्सन, और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो जाएगा मध्य भूमि में। अब देखिए उसके बाद मैकडोनाल्ड श्रेणी भी हो जाएगा, इसी में मैकडोनाल्ड पर्वत श्रेणी। और उसके बाद पूर्वी उच्च भूमि में कौन सा हो जाएगा? तो पूर्वी उच्च भूमि में भी देख रहे हैं कुछ पर्वत श्रेणी है, जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो जाएगा, 2 नदी मर्रे और डार्लिंग के नदी का घाटी हो जाएगा, है ना। तो ये सब इसको 3 मुख्य रूप से भौतिक विभाजन में बांटा गया है। पश्चिमी का पठारी क्षेत्र और उसके बाद मध्य का निम्न भूमि क्षेत्र और पूर्वी उच्च भूमि वाला क्षेत्र, ये ऑस्ट्रेलिया का 3 भौतिक विभाजन है। तो आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं थोड़ा और सबसे पहले हम देखेंगे पश्चिमी का पठारी भाग, ठीक है। कुछ लैंग्वेज के रूप में नोट करते चलेंगे, आप अपने साथ कॉपी और कलम साथ में रखेंगे, ठीक है। और ये सेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, पूरा वर्ल्ड का मैप हम देख लेंगे इसके माध्यम से और उसके बाद इंडिया में भी आएंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया भी देख चुके हैं और उसके बाद एशिया देखेंगे, अफ्रीका देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका देखेंगे, साउथ अमेरिका देखेंगे, यूरोप देखेंगे, अंटार्कटिका देखेंगे। इस प्रकार से हम 7 महाद्वीप को कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे और अगर आप नोट्स एक प्रिपेयर करते चले जाते हैं, एक एटलस बुक को फॉलो करते हैं, तो आपको एग्जाम में काफी कारगर सिद्ध होगा और आपको अदर क्लास करने की जरूरत ना के बराबर पड़ेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ज्योग्राफी पढ़ने में काफी
काफी आसानी हो जाती है। ज्योग्राफी या हिस्ट्री विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाता है। विजुअलाइजेशन क्या होता है, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद बता रहा है तो यूरोप डायरेक्ट माइंड में यूरोप का मैप चलने लगता है ना। उसके बाद जैसे अटलांटिक महासागर, तो अटलांटिक महासागर का लोकेशन याद रहेगा तो चलेगा। तो ये हो जाता है मैप का बेनिफिट। चलिए, तो उसी के तहत हम पश्चिमी पठार देखेंगे, तो हमारे साथ आप बने रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये लिंक वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर देंगे, क्योंकि विद्या विद्या जो है वो बांटने से बढ़ती है, सरस्वती बांटने से बढ़ती है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग एक मरुस्थलीय पठार है। हम क्या बात किए थे ना, ये ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर लगभग इसी प्रकार से है ना। और इसका पश्चिमी क्षेत्र का बात किए थे जो क्या है, मरुस्थलीय पठार है। और मरुस्थलीय पठार रहेगा तो इसका संरचना कैसा रहेगा, मरुस्थल की तरह रहेगा। मरुस्थल की तरह चट्टान दिखेगा। महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है ना। 2/3 भाग पर यही पश्चिमी वाला क्षेत्र फैला हुआ है, जिसमें से आ जाएगा। और यह प्राचीन कठोर शैल से निर्मित है ना। और इसी में, और उसके बाद इस पठार का अधिकांश भाग मरुस्थल और आर्द्र मरुस्थल में है। और इसके साथ ही क्या है, चूना पत्थर से निर्मित है। अब देखिए, जब प्राचीन चट्टान यहाँ है तो प्राचीन चट्टान में कायांतरित चट्टान तो ऑब्वियसली बात है पाया जाएगा। किम्बरले की खान इसी क्षेत्र में पड़ता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लौह उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है, सबसे प्रमुख है ना। तो चूना पत्थर जब प्राचीन शैल होगा तो कायांतरित चट्टान चूना पत्थर पाया जाएगा, संगमरमर पाया जाएगा उस क्षेत्र में, बलुआ पत्थर पाया जाएगा, स्लेट पाया जाएगा। और जब मरुस्थलीय क्षेत्र है तो पायराइट भी मिलेगा इस क्षेत्र में, नाइट्रोजन पायराइट्स मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा। हालांकि ये सब कम मात्रा में पाया जाएगा, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र का ये सब स्पेसिफिकेशन है कि ये सब खनिज वहां पाया जाता है। ठीक है। इस महाद्वीप के मध्य में मैकडोनाल्ड श्रेणी है, एक पर्वत श्रेणी है जिसके बारे में हम देख चुके थे, है ना, जो इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है और जो किसके तहत आता है, पश्चिम का पठारी क्षेत्र के तहत आता है। मध्यवर्ती निम्न भूमि में क्या हो जाएगा, वही ऑस्ट्रेलिया का मध्य भाग जो हो जाएगा वो मध्यवर्ती निम्न भूमि में आ जाएगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया का मध्य भाग वाला हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा, मध्यवर्ती निम्न भूमि का क्षेत्र आ जाएगा। और मध्यवर्ती निम्न भूमि का क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, तो मरुस्थल है मध्यवर्ती निम्न भूमि में, और वही है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, सिप्सन मरुस्थल और एक स्टुअर्ट मरुस्थल। ठीक है, यही 4 मरुस्थल है। यह प्रदेश अधिकांशतः महाद्वीप के मध्य और पूरब की ओर विस्तृत निम्न भूमि का प्रदेश है। ठीक है, और यह उत्तर में कार्पेंट्रियन की खाड़ी, नॉर्थ में देखिए यहाँ कार्पेंट्रियन की खाड़ी है। ठीक है, चलिए, नॉर्थ में कार्पेंट्रियन की खाड़ी है यहाँ, और कार्पेंट्रियन की खाड़ी से लेकर के ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इस तरीके से जो कटा हुआ स्ट्रक्चर है ऑस्ट्रेलिया का, इसी को बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और कार्पेंट्रियन की खाड़ी नॉर्थ से लेकर के ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट तक स्थित है, किसका, मध्यवर्ती निम्न भूमि का। ठीक है, इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 150 मीटर है, जो समुद्र तल से माना जाता है। और इसके बाद आयर झील निकट का क्षेत्र समुद्र तल से 20 मीटर नीचे है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्न बिंदु है, जो हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। अगर आप पिछला क्लास अटेंड किए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो आप जा करके एक बार वीडियो देख लेंगे, पिछला वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैप्टर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं वहां से जा करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्रे डार्लिंग घास का मैदान, मतलब 2 प्रमुख नदियां हैं जो इसी क्षेत्र में बहती है, मध्यवर्ती उच्च भूमि का क्षेत्र है। और यही मध्यवर्ती उच्च भूमि का क्षेत्र में मर्रे डार्लिंग का जो द्रोणी क्षेत्र होगा, नदी का द्रोणी क्षेत्र होगा, वहां शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है, जिसका भी नाम है मर्रे डार्लिंग। ठीक है, तो वहां घास का मैदान, जो नदी द्रोणी क्षेत्र है, नदी के नाम पर ही घास का मैदान भी है, वही ये भी किस में आएगा, मध्यवर्ती निम्न भूमि वाला क्षेत्र में आएगा, है ना। मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश दक्षिण भाग से होकर प्रवाहित होता है, कुछ नदियां जो है ना, ये नदियां मर्रे और डार्लिंग के बाद क्या कर रहा है, ये दक्षिण भाग से प्रवाहित होने वाली कुछ नदियां हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम आ जाएंगे पूर्वी उच्च भूमि का क्षेत्र। चलिए, तो यहाँ थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे हम क्या क्या बात कर चुके हैं। सबसे पहले हम बात किए क्या, पश्चिम का पठारी भाग, उसके बाद मध्यवर्ती उच्च भूमि का क्षेत्र, और उसके बाद पूर्वी उच्च भूमि का क्षेत्र, ये हम बात करेंगे। ये दोनों हो चुका है हमारा, और ये दोनों हो चुका है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो अब देखिए, पूर्वी उच्च भूमि में क्या हो जाएगा, पूर्वी उच्च भूमि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट में लगभग समांतर फैली हुई है। उच्च भूमि का तहत है, यहाँ एक पर्वत श्रेणी है, और वो पर्वत श्रेणी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी। और वही अगर हम समुद्र के तरफ जाएंगे तो कोरल रीफ मिल जाता है, प्रवाल भित्ति मिल जाता है, जो भी पूर्व उच्च भूमि का ही क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसका विस्तार उत्तर के कार्पेंट्रियन प्रायद्वीप से
केपियोर्क प्रायद्वीप, ठीक है, ये केपियोर्क प्रायद्वीप है और केपियोर्क प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक है, ठीक है, ये तस्मानिया द्वीप है और तस्मानिया और केपियोर्क द्वीप के बीच में ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जल संधि है? वास्ट जल संधि। कौन सी जल संधि है? वास्ट जल संधि। और ये इसी को बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, इसी को बोलते हैं जो कटा हुआ क्षेत्र है ना, व्हाइट की तरह, जैसे सेब की तरह कटा हुआ है जो, उसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसका क्राइटेरिया डिफाइन हो गया, ये कहां से कहां तक है जी? तो केपियोर्क प्रायद्वीप से लेकर के तस्मानिया तक स्थित है, ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि का क्षेत्र। आगे बढ़ेंगे कि उसको पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 234 मीटर है ना। ये पूर्वी उच्च भूमि का क्षेत्र का ही भाग है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर ही माउंट कियोत्सको जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे उच्च भूमि है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे उच्च शिखर है। जैसे भारत के सर्वोच्च शिखर कौन सा है? भारत में स्थित सर्वोच्च शिखर है कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, लेकिन भारत का है, पीओके भारत का ही है, तो पीओके में स्थित है सर्वोच्च शिखर जो है वो केटू है, गॉडविन ऑस्टिन है। अब भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हिमालय की सर्वोच्च शिखर कौन हो जाएगा? कंचनजंगा, क्योंकि केटू जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सा है? क्या हो जाएगा? आप लोग नाम सुने ही होंगे, हिमालय का सर्वोच्च शिखर क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? हिमालय का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट 8848। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर नदियां पूर्वी उच्च भूमि से निकलती है। अब देखिए पूर्वी उच्च भूमि से निकलेगी, ऑब्वियसली बात है। पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र जो है वो किसका क्षेत्र है जी? पूर्वी उच्च भूमि वाला क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वत से नदियां ढाल की तरफ बढ़ेगी ना आगे, ऑब्वियसली बात है। तो इसी से निकलती है मुख्य रूप से नदियां। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट के समांतर समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है। हम बताए थे प्रवाल के बारे में, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि उत्तर पूर्व तट में एक प्रवाल भित्ति है, और प्रवाल एक प्रकार का जीव है जो किस चीज से बना रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट के उसका कवच से बना हुआ रहता है। उसका शरीर वो एक मोलस्का फाइलम का जीव है और उसका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका हुआ रहता है। जब उसकी मृत्यु होती है तो जैसे घोंघा सितुआ है ना, उसी प्रकार से जब घोंघा सितुआ की मृत्यु हो जाएगा तो क्या होता है? उसका खोल वहीं जमा रह जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का, और उस पर दूसरा जीव अपना घर बना लेगा, फिर दूसरा जीव बना लेगा, वैसे करके एक कॉलोनी बन जाती है। और वो कॉलोनी धीरे धीरे समुद्र के ऊपर निकलना शुरू हो जाता है, और समुद्र के जब ऊपर से दिखना शुरू हो जाएगा तो वो द्वीप का जो निर्माण होगा कोरल से, यानी कि कोरल से जो द्वीप का निर्माण होगा, कोरल जीव से जो द्वीप का निर्माण होगा, उसको क्या बोलेंगे? कोरल द्वीप बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या है? भारत का लक्षद्वीप क्षेत्र, ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो कोरल द्वीप है। कोरल एक प्रकार का जीव है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, और ग्रेट बैरियर रीफ को पानी का बगीचा भी कहा जाता है। इसे पानी का वर्षावन भी कहा जाता है, पानी का बगीचा, पानी का वर्षावन। वर्षावन किसे कहा जाता है जी? अमेजन घाटी को वर्षावन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें जैव विविधता सर्वाधिक पाया जाता है। जैव विविधता मतलब विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं, विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं अमेजन जंगल को, इस कारण उसको जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र बोला जाता है। भारत का शांत घाटी केरल का क्षेत्र को भी जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र बोला जाता है। उसी प्रकार से ये जो कोरल द्वीप है, कोरल रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित, इसमें अगर आप नेट पर सर्च मारेंगे तो काफी सुंदर सुंदर तस्वीर मिलेगा। और स्काई डाइविंग वगैरह, स्कूबा डाइविंग वगैरह जो करता है गोताखोर वगैरह, सब इसका काफी इंटरेस्टेड वीडियो, कलरफुल मछली, कलरफुल पत्थर, एकदम देखने में एकदम लगेगा कि कुछ है, एकदम सुंदर जैसा लगता है, ठीक है। तो वही है कोरल रीफ, और इसे समुद्र का बगीचा कहा जाता है, सुंदरता को दर्शाता है। और यहाँ जैव विविधता अत्यधिक इस कारण पाया जाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो रहेगा ना, उसको रहने का जगह दे देता है कोरल। और जब सूक्ष्म जीव को रहने का जगह देगा तो उसको छोटे छोटे जीव को खाने के लिए मछलियां रहेगी, और छोटे मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियां रहेगी। और जब मछलियां ज्यादा मात्रा में रहेगा तो अपना जो वो जो बेस्ट प्रोडक्ट वहीं छोड़ेगा, और उससे और शैवाल की उत्पत्ति होगा, कलरफुल शैवाल की। तो एक प्रकार से जैव विविधता को वो बढ़ावा देने का कार्य करता है क्या? कोरल रीफ। इस कारण इसको कहा जाता है पानी का बगीचा या पानी का वर्षावन भी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रवाल भित्ति की लंबाई कितना है? 2000 किलोमीटर से भी अधिक है। सागर तट से इसकी लगभग दूरी 38 से 240 किलोमीटर तक है ना। यानी कि यहाँ से ये ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से ये 38 किलोमीटर से लेकर के 240 किलोमीटर मतलब रेंज में ऐसे फैला हुआ
है ना, कहीं 38 किलोमीटर रेंज में है, कहीं 240 मीटर रेंज में है। तो ये हो गया, हम 3 पार्ट को देख चुके हैं। पहला क्या है, पूर्वी का पठारी भाग, मध्य उच्च भूमि और सॉरी पश्चिमी का पठारी भाग, मध्य उच्च भूमि और पूर्वी उच्च भूमि, हम 3 देख चुके हैं, है ना। मध्य निम्न भूमि का क्षेत्र, सॉरी क्या हम देखे हैं, सबसे पहले पूर्वी पश्चिम का पठारी भाग, मध्यवर्ती निम्न भूमि और क्या देखें, पूर्वी उच्च भूमि, ठीक है। और पश्चिम का पठारी भाग सबसे पुराना है, पुराना शैल वहां पाया जाएगा, तो खनिज के क्षेत्र से समृद्ध रहेगा। अब मध्य वाला भाग है, वहां मरुस्थल है। अब पूरब वाला भाग में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणियां है और उसके पूरब में स्थित है प्रवाल भित्ति। चलिए, तो यहां तक हम बात कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की जलवायु देखेंगे। जलवायु और मौसम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जलवायु किसी भी क्षेत्र विशेष का मतलब 10 से 15 वर्ष के लगभग तापमान और वर्षा का एक संतुलन ही जलवायु कहलाएगा, ठीक है। मतलब 10 वर्ष के अंतराल पर औसत तापमान कितना है, औसत वर्षा कितना है, और वो उस जगह की जलवायु को निर्धारण करेगा, है ना। जलवायु का तात्पर्य वही हुआ कि किसी क्षेत्र की औसत तापमान और लंबे समय के औसत तापमान और औसत वर्षा को दर्शाता है, वो है जलवायु। और एक हो जाता है मौसम, जो तिल तिल बदलता है, 2-2 मिनट में बदलते रहता है, वो मौसम कहते हैं। यानी कि जैसे अभी अचानक गर्मी जैसा फील हो रहा है, कुछ समय के बाद बारिश होने लगेगा, कुछ समय के बाद आंधी तूफान आ जाएगा, तो ये जो कुछ देरी के बाद बदल गया वो मौसम हो गया। और लंबे समय के बाद बदलता है तापमान, ये भी तापमान और वर्षा ही चेंज हो रहा है, तो लंबे समय के बाद जो बदलेगा उसको क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे, और कम समय में बदलेगा उसको क्या बोलेंगे, मौसम बोलेंगे। चलिए, तो हम तो जलवायु की बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की जलवायु किस प्रकार का होता है वो हम देखेंगे। चलिए, ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग शुष्क है, लेकिन अधिकतर भाग शुष्क है, इस कारण इसको प्यासी धरती का देश कहा जाता है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जैसा कि हम मैप देख चुके हैं, है ना, मैप हम इसका देख चुके हैं और आई होप कि हम अगर बनाएंगे मैप तो आपको समझ में आना चाहिए। तो हम इसके बारे में देखे थे कि इसका जो जितना भी शहर है, अगर आप पॉलिटिकल मैप देखें तो इजीली पता चल जाएगा, इसे हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये पठारी क्षेत्र, ये भी मरुस्थल क्षेत्र है, ये भी मरुस्थल क्षेत्र है, यानी कि लगभग यहाँ तक फुली मरुस्थल वाला क्षेत्र है। और इधर भी वर्षा कम ही होता है, इस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होता है, यहाँ ज्यादा वर्षा होता है, तो लगभग इसका 80 से 90% क्षेत्र मतलब शुष्क क्षेत्र है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, किसे, ऑस्ट्रेलिया को। चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। अब देखिए, दक्षिण वाले क्षेत्र में है तस्मानिया। तस्मानिया, जैसा कि देखिए हम बात किए थे तस्मानिया के बारे में, और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन सा जल संधि अलग करता है जी, कौन सा जल संधि अलग वास्ट है जी, तो वो है वाष्प जल संधि। कौन सा है, वाष्प जल संधि। तस्मानिया में वर्षा के साथ साथ हिमपात भी होता है, हिमपात मतलब बर्फबारी भी होता है, और तस्मानिया का पश्चिमी भाग को घने वनों से ढका हुआ है, ठीक है। तस्मानिया जो है यानी कि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से, ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से इस दक्षिण में स्थित एक द्वीप है। वो क्या, किस प्रकार का जलवायु है वहां जो है, वहां वर्षा भी अच्छा होता है, और वर्षा के साथ साथ इसके दक्षिण और पश्चिम वाला क्षेत्र में घना वन भी पाया जाता है। वर्षा अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है घना वन भी पाया जाएगा, और हिमपात भी होता है। ठंड के समय में हिमपात का मतलब होता है बर्फबारी भी होता है ना। और इस कारण एक पूरा क्षेत्र को जैव विविधता से संरक्षित क्षेत्र, मतलब इसको नेशनल पार्क के रूप में बायोडायवर्सिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और इसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। देखो, तस्मानिया का लगभग 70% भाग नेशनल पार्क के लिए संरक्षित है, इसी कारण, क्योंकि जैव विविधता वहां अत्यधिक समृद्ध है, बारिश होगा, वन ज्यादा पाया जाएगा। अगर पेड़ पौधा ज्यादा रहेगा तो उसको खाने के लिए जीव जंतु छोटे छोटे रहेंगे, और उसको खाने के लिए मांसाहारी जीव भी पाए जाएंगे, मतलब जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र रहेगा। तो उसको मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए, उसमें मानव ज्यादा हस्तक्षेप न करे, पूरा को नेशनल पार्क के रूप में घोषित कर दिया। किसको, तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण वाला एक द्वीपीय क्षेत्र है जिसको। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में साधारणतः वर्षा कम होती है। उत्तर के ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में वर्षा कम होती है। वास्तव में इस प्रदेश में मानसूनी जलवायु जैसी परिस्थिति पाई जाती है, और यहाँ वर्षा मौसम, बारिश मौसम को क्या बोलते हैं, द वेट कहते हैं। अब देखिए, हम एक स्टार्टिंग के दिन ही बात किए थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा गुजरती है तो मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र को क्या बोलेंगे, मकर रेखा के
नॉर्थ वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और मकर रेखा के साउथ वाले क्षेत्र को क्या, किसके अंतर्गत आएगा, ये वाला ब्लैक वाला क्षेत्र, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होगा, ये शीतोष्ण कटिबंधीय में होगा, और ये ऊपर वाला उष्ण कटिबंधीय में होगा। जैसे देखिए अगर हम वर्ल्ड मैप को ड्रा करेंगे तो इजिली समझ में चल आएगा। देखिए शीतोष्ण, जैसे ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, और इसी के बीच में यहाँ ऑस्ट्रेलिया पाया जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया के बीच से मकर रेखा गुजरेगी, तो उसका आधा भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है जिसमें मानसून जलवायु पाया जाता है, और आधा भाग दक्षिण वाला जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ेगा। उसमें कैसा जलवायु पाया जाएगा, कैसा जलवायु पाया जाएगा उसमें जी, तो शुष्क जलवायु पाया जाता है। अब देखिए ये 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे, ये पूरा क्षेत्र जो ब्लू ब्लू हम कलर किए हैं वो क्या कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ या 23.5 साउथ से 66.5 साउथ, है ना, ये येलो कलर से टिक किए, ये कौन सा क्षेत्र में आएगा जी, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। किसमें आएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। अब 66.5 से नॉर्थ और 66.5 से साउथ, ये वाला क्षेत्र जो आएगा वो किसमें आ जाएगा, 66.5 से नॉर्थ और 66.5 साउथ, ये किसमें आएगा, तो बर्फ से आच्छादित रहता है, इस कारण इसको शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलता है। तो आई होप कि आपको कटिबंध समझ में चला आया होगा। और अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तस्मानिया द्वीप में पछुआ पवन से पूरे वर्ष पर्याप्त वर्षा होती है, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवन से वर्षा होती है। ठीक है, मानसून क्या होता है, एक निश्चित समय अंतराल पर व्यापारिक पवन जो है अपने साथ जलवाष्प लेकर के आती है, और एक निश्चित समय में वो बारिश करा करके वापस लौट जाती है, इसी को मानसून कहा जाता है। इसका जैसे एग्जाम्पल भारत में, ठीक है, आमतौर पर भारत के लिए प्रयोग किया जाता था मानसून। ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग शुष्क मरुस्थल तथा आर्द्र मरुस्थल पाया जाता है, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया की जलवायु। तो जलवायु पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। अब देखिए जो क्षेत्र रहेगा समुद्र के किनारे, जैसे हम आगे ऑस्ट्रेलिया का एक मैप निकालते हैं, है ना, जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र रहेगा वहां का वर्षा ज्यादा होता है, तो वहां का जलवायु अलग होगा। और जैसे 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 समुद्र का किनारे वाला क्षेत्र हो गया, तो यहाँ क्या होता है, संवहनीय वर्षा होता है। वर्षा मुख्य रूप से कितना होता है, 3 होता है ना, एक संवहनीय वर्षा हो गया, चक्रवातीय वर्षा हो गया, और एक पहाड़ी वर्षा हो गया, पहाड़ी वर्षा या फिर पर्वतीय वर्षा। ठीक है, एक ही बात हुआ। तो संवहनीय वर्षा मुख्य रूप से समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र में होगा, जलवाष्प बनेगा, ऊपर जाएगा, ठंडा होगा, बरस जाएगा, यही संवहनीय वर्षा। तो किनारे का जलवायु अलग रहेगा, इसी कारण तो किनारे वाले क्षेत्र में आबादी निवास करती है ऑस्ट्रेलिया के, और बीच वाले क्षेत्र में मरुस्थल है, पानी है नहीं, तो क्या करेगा, आबादी मरिए जाएगा प्यास से। तो और इसी कारण ये वाले क्षेत्र में मानसूनी वर्षा होती है। मानसून के टाइम में इधर से गर्म जल आता है गल्फ स्ट्रीम के रूप में, वो प्रशांत महासागर से जो हवा आता, प्रशांत महासागर से जलधारा आता है जो गर्म रहता है, और वो प्रभावित करता है पापुअन्स न्यू गिनी और यहाँ की जलवायु को, और वही प्रभावित करेगा भारतीय जलवायु को एल नीनो और लानीनो के रूप में। ठीक है, एल नीनो और लानीनो के रूप में। चलिए, तो हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे, हम मुख्य रूप से मानसून का बात करेंगे। तो मानसून का पर भी उसका प्रभाव दिखता है, इस कारण बोल दिए, है ना। तो ये नॉर्थ वाले क्षेत्र में मानसूनी वर्षा होगा, और साउथ वाले क्षेत्र में शुष्क आर्द्र जलवायु पाया जाएगा, तो यहाँ वर्षा का प्रकार अलग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ वर्षा जो होगा, और मुख्य रूप से तस्मानिया में जो होता है वो पश्चिमी विक्षोभ से, यानी कि पश्चिम से हवा चलती है, उससे बारिश होता है पश्चिमी पवन से। तो ये हो गया वहां की जलवायु हो जाएगा। और जैसा बारिश होगा, जैसा तापमान रहेगा, उसी प्रकार का वन भी वहां उगेगा। तो अब वन देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया का, तो 2 प्रकार का, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय, आमतौर पर दोनों क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो उष्णकटिबंधीय नॉर्थ वाले में होगा, और साउथ वाले में शीतोष्णकटिबंधीय होगा, क्योंकि नॉर्थ वाले क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ये मकर रेखा हो गया, है ना, मकर रेखा के नॉर्थ में जितना भी आएगा वो किस में आएगा, मकर रेखा के नॉर्थ में जो आएगा वो उष्णकटिबंधीय में आएगा, और साउथ में जो आएगा वो शीतोष्णकटिबंधीय। तो यहाँ 2 घास का मैदान है, मर्रे डार्लिंग घास का मैदान, जो कुछ देर पहले हम बात किए थे, वो शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है।
और उष्णकटिबंधीय घास का मैदान में एक सवाना घास का मैदान है जो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान के लिए प्रयोग किया जाता है, और उस प्रकार का जहां घास का मैदान रहेगा वहां सवाना घास का मैदान कह दिया जाता है। तो यहाँ भी नॉर्थ वाले क्षेत्र में सवाना घास का मैदान पाया जाता है, साउथ वाले मरे डार्लिंग नदी के द्रोणी क्षेत्र में मरे डार्लिंग घास का मैदान पाया जाता है जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। उसके बाद और सवाना का चलिए हो गया। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि उत्तर में फैली हुई है जिसे सवाना कहा जाता है, वही बता दिए। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां मरे डार्लिंग नदी के द्रोणी में फैली हुई है ना, जहां इसे डाउन्स के नाम से डाउन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। मर्रे डार्लिंग के द्रोणी में फैला हुआ है, मर्रे डार्लिंग नदी के द्रोणी क्षेत्र में है, इस कारण उसके नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम, तो देखते हैं कृषि। कृषि भी प्रभावित होगा, वर्षा का ही तापमान और वनस्पति पर ही डायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है। जहां बारिश अच्छा होगा कृषि होगा, जहां बारिश अच्छा नहीं होगा कृषि नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। तो अब कृषि क्या होगा? वर्षा की न्यूनतम तथा अनुर्वरक मिट्टी की प्रधानता के कारण यहाँ की 4% भूमि पर ही कृषि होती है ना। अब देखिए ये जो है पूरा क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र में पानी रहेगा ही नहीं तो बारिश कहां से होगा? तो क्या होगा? जहां वर्षा होता है इस क्षेत्र में पूर्वी उच्च भूमि का क्षेत्र जो हो गया, या पूर्वी उच्च भूमि के जो पर्वत है उसके द्रोणी क्षेत्र हो गया, उसके घाटी क्षेत्र हो गया, वहां कुछ बारिश होता है तो वहां कृषि की जाती है। और कृषि कितना? 4% भूभाग पर मात्र की जाती है ना। प्रमुख फसल गेहूं है, और इसके अलावा भी कुछ फसल का उत्पादन होता है जैसे जौ, जई, मक्का, चावल और भी कुछ खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है मोस्टली जगह, है ना। इसके अलावा गन्ना, तंबाकू और कपास जैसे नगदी फसल का भी उत्पादन होता है यहाँ। और मुख्य रूप से जैसे मर्रे डार्लिंग घास का क्षेत्र है, मर्रे डार्लिंग जहाँ डाउन्स कहा जाता है, वो डाउन्स के घास का क्षेत्र है, या फिर ऊपर में सवाना के घास का क्षेत्र है, वहां छोटा छोटा मैदान पाया जाएगा घास का। तो उस मैदान में हम पशुपालन करके अपने आय को सृजन कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र में बड़े मात्रा में पशु, मुख्य रूप से भेड़ पाला जाता है। ऐसे भेड़ के अलावा और भी कई पशुओं को पाला जाता है मांस उत्पादन हेतु, चमड़े उत्पादन हेतु, परंतु भेड़ वाला थोड़ा सा प्रमुख है, इस कारण हम देख लेते हैं थोड़ा। तो वो भेड़ का प्रजाति का नाम दिया हुआ है, मेरिनो जाति के भेड़ पाली जाती है, जिससे सबसे उच्च किस्म का क्या प्राप्त होता है? भेड़ से ऊन प्राप्त होता है ना। चलिए तो यहां तक हम देख लिए। और उसके अलावा यहाँ क्या होता है? मुख्य रूप से बड़े बड़े क्षेत्र में फार्म लगाए जाते हैं, फार्म जानवरों को पालने के लिए 4 एकड़, 10 एकड़, 25 एकड़ में, और उसमें बड़े बड़े फॉर्म में जानवरों को रखा जाता है ना। भारत में ही भूमि का अभाव है ना, यहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर 2 लोग रहते हैं। देखिए ना आगे जनघनत्व हम देख रहे हैं, जनसंख्या, तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब खनिज संपदा देख लेंगे ऑस्ट्रेलिया का। खनिज यहाँ क्या है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप नोट कर सकते हैं, अच्छा आपको फायदा दे देगा। ऑस्ट्रेलिया में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज और टीन का विशाल भंडार पाया जाता है ना। उसके साथ ही साथ बॉक्साइट तथा यूरेनियम उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया विश्व में प्रथम है। किसमें? यूरेनियम और बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में प्रथम है। बॉक्साइट किसका अयस्क है जी? एल्यूमिनियम का है। और यूरेनियम क्या है? विश्व का सबसे बहुमूल्य, सबसे कीमती क्या है? आधात्विक तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। और वो रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किसमें होता है? नाभिकीय ईंधन के रूप में होता है, परमाणु बम के रूप में होता है, दुनिया की तबाही मचाने के लिए भी करता है मनुष्य आजकल के, है ना। और दुनिया को बचाने के लिए, ऊर्जा की आपूर्ति कराने के लिए भी वही यूरेनियम का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बॉक्साइट के निर्यात में 5वां स्थान है इसका, ऑस्ट्रेलिया का। ये बॉक्साइट और यूरेनियम उत्पादन में नंबर 1 है, ये याद आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके साथ ही साथ सोना, सीसा, लोहा, एल्युमिनियम तथा जस्ता का उत्पादन में दूसरा स्थान पर है, मैग्नीज के उत्पादन में तीसरा स्थान पर है, ठीक है। और कोयला, तांबा और चांदी के उत्पादन में चौथा स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। और इस यहाँ गुलाबी हीरे जो विश्व में एकमात्र ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, गुलाबी हीरे के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हंटर घाटी जो है वो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया का, जिसे रूर कहा जाता है। रूर मुख्य रूप से जर्मनी का क्षेत्र है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अब जहां कोयला पाया जाएगा उसी के जगह पर नाम धर रख देता है रूर क्षेत्र, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या लगभग कितना है जी? तो 2 करोड़ 34 लाख, 23 करोड़ 40 लाख
जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। तो इतना जनसंख्या कितना है, अधिकतर जनसंख्या महाद्वीप के पूर्वी और दक्षिण पूर्व भागों में निवास करती है, ठीक है। अधिकतर जनसंख्या कहाँ निवास करती है, दक्षिण पूर्व भागों में निवास करती है। अब क्यों दक्षिण पूर्व भागों में निवास करती है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी भाग में ही कृषि की जाती है, इस कारण दक्षिण पूर्व भागों में अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। यहाँ जनसंख्या का औसतन घनत्व 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, देखिए जनसंख्या घनत्व कितना कम है। और बिहार में ही 918 और बिहार में 943 है, भारत का 918 होगा जनसंख्या घनत्व शायद, है ना। और ज्यादा ही होगा, हमको एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं याद है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा ही होगा जनघनत्व भारत का, हम तो बिहार का खास करके। चलिए, तो ये ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या हम देख लिए। अब एक परिवहन का एक ही है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, जिसका नाम सिर्फ देख लेंगे, जो किसको किसको कनेक्ट करता है, पर्थ को किससे कनेक्ट करता है, पर्थ को जोड़ता है, सिडनी को पर्थ से जोड़ता है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग है, ठीक है। सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया आई होप कि आप लोग को समझ में चला आया होगा। और अगर आप हमारे साथ वीडियो में ऐसे ही बने रहेंगे तो संपूर्ण एटलस का हम आराम से धीरे धीरे एक एक करके आते रहेगा क्लास, और हमारे साथ आप कंटिन्यू नोट्स भी रेडी करते रहेंगे, तो आपको एग्जाम में काफी फायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ एक एटलस अपने साथ रखेंगे, एक कॉपी रखेंगे, उसमें आप नोट्स भी रेडी कर सकते हैं, जो यहाँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगेगा, जो है ना। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो एक बार आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि उनको भी कम से कम मतलब जो पैसा देना पड़ रहा है आमतौर पर आज के समय में एटलस काफी महत्वपूर्ण हो गया, उसके लिए तो हमारे पास फ्री क्लास उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो एक एक वीडियो आते रहेगा, आप आराम से कवर कर सकते हैं पूरा एटलस। बहुत बहुत धन्यवाद।